जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे। तो यहाँ पे चलिए, हम क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान करनी है जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता है, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं, छात्रों के प्रश्न का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विशेष सामग्री पर शिक्षण की निपुणता, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना, या शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। तो यहाँ पे हमें सही सुमेलित करना है। डी ऑप्शन जो है वो राइट है। कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक परिवेश विद्यार्थियों के अधिगम पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। शिक्षण की गतिविधियां उस समय सर्वाधिक प्रेरणादायक होती हैं जब वे विद्यार्थियों को या तो समस्या का व्यवहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ते हैं, या समस्या के समाधान के द्वारा चिंतन के कौशलों को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ते हैं। किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो निम्नवत है। पहला, जैसे कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करना एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना, कक्षा एवं संख्या को समावेशी परिवेश के रूप में विकसित करना। शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। जैसे विषय सरल हो, विषय पहले से ही घोषित हो, विषय सामान्य रुचि का हो, एक से अधिक शिक्षक की आवश्यकता, सहभागियों की भाषा की सहजता, या कार्योत्तर अध्ययन। अब इसमें हमें जो है सही उत्तर इसका देखना है कि शिक्षण में देखा जाए तो चर्चा पद्धति सोच एवं संचार की शक्ति को प्रभावित करता है। यानी अगर हम डिस्कशन करके बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो चीजें जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर के संज्ञानात्मक और प्रभावशाली स्वरूप का विकास होता है। शिक्षण कार्य में प्रयुक्त ये विधि एक लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति होता है, जिसमें क्या होता है कि छात्र और शिक्षक इनके बीच एक विषय के बारे में परस्पर मौखिक वार्तालाप होता है। ये विधि मुख्यतः आप गणित, संगीत, कला और नृत्य को छोड़कर से सभी विषयों के शिक्षण के अनुकूल देखते हैं। शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। चर्चा का विषय पहले से ही घोषित हो, चर्चा का विषय सामान्य रुचि का होना चाहिए, सहभागियों की भाषा सहजता पूर्वक होना चाहिए। कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तिकरण, विषय वस्तु का परिशोधन, सामान्य अकादमिक एकीकरण। तो देखिए, व्यक्तिकरण या व्यक्ति परकता के तहत कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए विषय वस्तु को तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी कक्षा विशेष में किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित प्रयोग हेतु विषय वस्तु का चयन किया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिकरण को बढ़ावा ही मिलता है। कक्षा का साथी समूह अंतःक्रिया में किसमें मदद करता है? पीआर ग्रुप जो है इंटरेक्शन किससे मदद करता है? तो यह अवधारणा के अवबोध से। कक्षा में साथी समूह अंतःक्रिया पीआर ग्रुप इंटरेक्शन से अवधारणा के अवबोध में मदद मिलती है। जब कक्षा में छात्र एकत्रित होकर परस्पर एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं व जवाब देने की क्रिया करते हैं तो इससे उनके अंदर ज्ञान की समझ बढ़ती है और किसी बिंदु पर अपनी एक धारणा बनाने में भी एक तरीके से वो सफल होते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक देखा जाना चाहिए, या शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर देखा जाना चाहिए, या सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, या शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, या कक्षा में विद्यार्थी की उपस्थिति की नियमितता कितनी है वो। देखिए, यहाँ पे समझना है कि जब शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय लेना है कि क्या जो पढ़ाया गया वो सच में प्रभावशाली था या नहीं, उन पे विचार किया जाना है। तो इसमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर क्या है, सीखने वाला जो विद्यार्थी उसके द्वारा लिया जाने वाला समय, कितने देर में वो बच्चा सीखा, और शिक्षण में भी अध्यापक द्वारा जो प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फिश बाउल स्टाइल ऑफ क्लासरूम लेआउट? अब ये क्या है? ये बिल्कुल आपको नया क्वेश्चन मिला होगा। फिश बाउल शैली के संदर्भ में कक्षा संरचना के बारे में बताना है। छात्र सी आकार की रचना में बैठते हैं और शिक्षक इसमें केंद्र, ये बता रहे हैं कि फिश बाउल में छात्र जो है इस तरीके से बैठेंगे और शिक्षक केंद्र में कहीं होगा।
छात्रों की छोटी मेज के इर्द गिर्द बिठा दिया जाता है ताकि वे लघु समूह चर्चा कर सके छात्रों को। इनके अलावा कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। यहाँ पे दिया है कि स्टूडेंट सिट इन हॉरिजॉन्टल, यानी छात्र क्षैतिज पंक्तियों में बैठते ताकि वे साफ साफ एक दूसरे को देख पाए, लेकिन इससे समूह चर्चा संभव नहीं हो पाता। तो कक्षा संरचना की फिश बाउल शैली के तहत छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष जो छात्र होते हैं वो समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। इस प्रकार की शैली के अनुप्रयोग से छात्र की अधिगम प्रक्रिया भी तेज होती है। टीम अध्यापन में क्षमता है। टीम अध्यापन क्या होता है? तो सहयोग विकास की, यानी टीम अध्यापन में सहयोग विकास की क्षमता होती है। इस अध्ययन में छात्र तथा अध्यापक दोनों को अधिक से अधिक लाभ होता है तथा छात्र सीखने में बहुत रुचि भी लेता है। मान ले कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वो अध्यापक के घर जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, या उसे बताएं कि वो उसके घर कभी ना आए, या उसे बताएं कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे, या उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसका मनोबल भी प्रोत्साहित करे। तो यही होगा, है ना। जब एक विद्यार्थी आपके घर जाएगा, आप एक टीचर हैं, तो भाई उनको क्या करेंगे? प्रोत्साहित भी देंगे, मनोबल, ताकि वो निराश ना हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे। आप जितना हो सकेगा उसकी मदद भी करेंगे। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले, तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि अतिरिक्त ध्यान नहीं देना, क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है उसकी वजह से। या कक्षा में आप सहानुभूति से उसकी तरफ देखेंगे, आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यही देखिए, सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलने पर उस दृष्टिहीन विद्यार्थी को आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा करने से उस विद्यार्थी को पूर्ण समझ आएगा और अध्यापक भी उसे पूर्ण ध्यान देगा। यदि वो पीछे बैठता हो सकता है कि उसे अध्यापक की आवाज न सुनाई दे और अध्यापक भी उस पर ध्यान न दे। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा पाती, इसलिए पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी देती हैं, इसलिए कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं। सबसे रास्ता बढ़िया यही है। या बच्चों से वो प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। या प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों से प्यार और स्नेह से बात करती हैं। बच्चों को प्यार और स्नेह, तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्यार और स्नेह चाहिए, तभी वो सीखेंगे भी। जबकि जो पुरुष शिक्षक है वो ऐसे कर नहीं पाते, इसलिए बच्चे उनसे डरते रहते हैं और जो उन्हें आता है वो भी वो भय के कारण नहीं बता पाते हैं। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। किस स्तर पे? तदानुभूति। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ बातचीत करता है तो तदनुभूति महत्वपूर्ण हो जाता है। तदनुभूति से मतलब कि दूसरे की भावनाओं के प्रति एक सांवेदिक अनुक्रिया है, जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के समान ही होना चाहिए। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दे। जो बाधा डाल रहे उन्हें दंडित करे, जो बाधा डल रहे उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करें। देखिए, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को चाहिए कि वो जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। यदि ऐसा छात्र करेंगे तो छात्र सीखने में व्यस्त हो जाएंगे, विघ्न समाप्त हो जाएगा। आज शिक्षक व्याख्यान करते समय दृष्टांत, विवरण, वर्णन, व्याख्या और प्रश्नोत्तर आदि शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर विषय सामग्री को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं और साथ ही श्यामपट्ट पर वस्तु, मॉडल, चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि अनेक शिक्षा उपकरणों का प्रयोग कर अपने व्याख्यानों को सजीव बनाने का प्रयास करते हैं। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। पहला है प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता। प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना। छात्र की सफलता दर जो कार्य को सही समझ में प्रदर्शित हो। अधिगम कार्य में संलग्नता या छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव या विचारों को स्पष्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें है देखिए तो प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव हो।
विचारों को स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख भी होना चाहिए। तो देखिए, निम्नांकित कथन प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच और परख। निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधा कारक है? कोड में से उत्तर देना है। शिक्षक को आत्म सामर्थ्य बनाना, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, भाषी कौशलों पर शिक्षक की पकड़, शिक्षक को असंगत देहभाष। देखिए, निम्नांकित कूद प्रभावी शिक्षण में बाधक है। शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, पता लगा शिक्षक जो है कम योग्यता वाला हो, शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव हो, शिक्षक की असंगत देह भाषा। निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो शिक्षण को प्रभावित ही नहीं करते हैं? कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, शिक्षक और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अनुभव द्वारा सीखना, तो यही है जो प्रभावित नहीं करेगा। भाई, शिक्षण को प्रोत्साहित करने वालों में तो कक्षा की गतिविधि है, शिक्षक कितना ज्ञानी है, अनुभवी है, प्रोत्साहन का स्तर उसके अंदर कैसा है, तो ये सभी चीजें तो प्रभावित करेंगी, टीचिंग एनवायरनमेंट में एक तरीके से सकारात्मकता लाएंगी। लेकिन सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बच्चे का या शिक्षक का क्या है, वो चीजें उतना प्रोत्साहित करने वाले फैक्टर नहीं है। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में क्या शामिल है? एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो जब पढ़ाने के दौरान किन टेक्निक का यूज करता है? व्याख्यान का, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान का, सामूहिक कार्य का, स्वाध्याय का। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि किन चीजों का करता है। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक शिक्षक केंद्रित विधियां, टीचर सेंटर्ड मेथड, एक है छात्र प्यूपल सेंटर्ड मेथड। तो जो शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, शिक्षक केंद्रित विधियों में सामान्य तौर पर व्याख्यात्मक एक्सपोर्टरी प्रकार का होता है, जहां पर शिक्षक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह जटिल संप्रत्यों की व्याख्या करता है तथा श्रोतागण छात्र उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें शिक्षक प्राय अपने 3 कर्तव्यों का निर्वहन करता है। छात्रों को संप्रत्यों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को संप्रत्यों को स्मृत कराना, छात्रों को सूचनाओं का पुनर्वहन कराना। छात्र केंद्रित विधियों में छात्र केंद्रित विधियां प्रायः छात्रों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, योग्यताओं एवं रुचियों के अनुरूप संगठित होती है। इन शिक्षण विधियों का कार्य है छात्रों में स्वतंत्र चिंतन को जन्म देना तथा समस्या समाधान के गुणों में प्रशिक्षित करना। इस विधि में प्रायः कक्षा का वातावरण मनोवैज्ञानिक मुक्त रहता है तथा शिथिल रहता है। शिक्षण विधियों में देखें तो शिक्षक केंद्रित जो विधियां हैं उनमें व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि, और छात्र केंद्रित में ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, चर्चा विधि और इनके अलावा आगमन और निगमन विधि। निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? इनमें से कौन कौन सा गुण है जो कोई शिक्षक है उसकी बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना। तो यहाँ पे देखिए, जो एक अच्छा शिक्षक है, एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण इस प्रकार है। शिक्षक अपने छात्रों से सदा मानवीय व्यवहार करता है, छात्रों का मानसिक विकास करता है, छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करता है, छात्रों में अध्यापन के प्रति सदैव जागरूक करने वाला हो, छात्रों को पढ़ाते समय उदाहरण दे और अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहे और अपनी गलतियों को स्वीकार भी करता रहे। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करना है। अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, या विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, या कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। देखिए, शिक्षण बहुत प्रभावशाली कब कर पाएगा, इनमें वही चीज आपको देखना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो शिक्षण है उसकी प्रभावकारिता में योगदान देने वाले प्रभावकारी कारक में अध्यापक का कितना विषय के प्रति ज्ञान है उसका, विद्यार्थी कितने संतुष्ट हो पा रहे हैं, कक्षा संव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता, और अध्यापक द्वारा छात्रों से मानवीय जो व्यवहार है। इनके अलावा शिक्षक छात्र में अनुशासन की भावना को विकसित करना, छात्र में अनुशासन की भावना, अपनी गलतियों को सुधारना, छात्रों का मानसिक विकास करना। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक है, वो किससे जुड़ा है? देश की सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक स्थिति से, विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, या शैक्षणिक। तो यहाँ पे देखिए,
शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक शक्तिशाली कारकों में शैक्षणिक व्यवस्था है। इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में होना चाहिए कि बहुत अच्छे से टीचिंग किया गया, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ किया गया है, कोर्स कवरेज यानी विषय वस्तु का आच्छादन करके, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पे, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के आधार पे। देखिए, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यवस्तु को शामिल किया जाता है। इन तीनों का संबंध सकारात्मक होता है तो शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। शिक्षण का परिणाम अधिगम होता है यदि शिक्षण प्रभावी स्थिति में संपन्न हो। तो परिणाम स्वरूप अधिगम, जो सीखना सिखाना है, उसका स्तर भी उच्च होगा। अतः शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, और लर्निंग को उपयोगी, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव फ्रॉम टीचिंग। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। दोनों में से अगर देखिए कि कौन सा सही है, तो देखिए सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता ही है, और अभिकथन ये भी सही है, लेकिन अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने निम्नलिखित कोटों का चयन करना है। दिया है शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग। दूसरा, स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, विद्यालय समुदाय संपर्क, या इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स इन द स्कूल प्रोग्राम, विद्यालय के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि, या सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों का आयोजित करने की आवृत्ति। तो इनमें हमें देखना है, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो शिक्षक सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, और शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण और सहायक व्यवहार दिए गए हैं। उनकी पहचान करनी, जो महत्वपूर्ण व्यवहार है उन्हें अपने उत्तर कूट के साथ चयन करना है। जैसे दिया, स्ट्रक्चरिंग थ्रू कमेंट्स बाय द टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज टू कम। क्या बताया जाना है इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियों द्वारा संरचना, कि मतलब क्या बताने वाले टीचर। या ये भी हो सकता है कि विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग थ्रू कंटेंट एंड प्रोसेस लेवल क्वेश्चन, या पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं है, या परीक्षापरकता, परीक्षा यानी प्रोविंग विच इम्प्लाइज स्टेटमेंट टू इनकरेज स्टूडेंट टू एलेबोरेट, छात्रों का अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करना, या एंगेजमेंट रेट डिवोटेड टू लर्निंग व्हेन स्टूडेंट आर एक्चुअली ऑन टास्क, अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो, या वो दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हों। तो यहाँ पे देखिए, जो शिक्षण है उसकी प्रभाव उत्पादकता के महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार में देखें तो पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं है, अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो, वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्य और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हो। अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज, एक स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण संस्थान स्थान है जो कि स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल, कंट्रोल सिस्टम ये सब हो, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर ये हो, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर प्रोजेक्टर स्क्रीन, ये सभी चीजें होना चाहिए। तो एक स्मार्ट क्लास वही होता है जिसमें जो स्मार्ट पैनल, टच पैनल, कंट्रोल सिस्टम, पीसी लैपटॉप कनेक्शन, डीवीडी वीसीआर, दस्तावेज कैमरे, प्रोजेक्टर स्क्रीन ये सभी हो। छात्रों को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित किया जा सकता है। कैसे? आप उनको कर सकते हैं म्यूजियम वगैरह बना के। देखिए, संग्रहालय के माध्यम से छात्रों को अपनी प्राकृतिक और जो सामाजिक परिवेश है उससे परिचित किया जा सकता है। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए, जन सामान के लिए खोला जाता है और इसमें मानव पर्यावरण की विरासतों का संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार, प्रदर्शन होता है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्र, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की हेल्प से जो है तथ्य, नियम या सिद्धांत संबंधी चीजों की जांच करता है। अच्छे अध्यापन के लिए आप किस स्कूल का चयन करेंगे? अब इसमें देखिए, इसमें ये आरपीएससी में वैसे सेट में आया हुआ है,
कि अच्छे माहौल के लिए भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं संवेगात्मक माहौल का विद्यार्थियों को पढ़ाई पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है, उनके सीखने की प्रक्रिया और तेजी से उत्प्रेरित कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, मैं साक्षर करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं अध्यापन करूं। आई शैल एबल टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेसी शैल टीचिंग। तो ये ऐसा कोई नहीं है स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे दिया है, यदि मैं किसी सरकारी स्कूल में अध्यापन करूं, क्योंकि प्रिपरेशन भी आपका उसी के थ्रू मतलब सरकारी के लिए ऐसे करके हो रहा है, तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन भी दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, उच्च अधिगम संस्थाओं में जो शिक्षण की पद्धति है, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, तो उनसे है, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम को, वहां से जुड़ के बराबर अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।